इंदौर और तिरुपति जाएंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मीडिया सेंटर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं शाम लगभग 6 बजे के करीब इंदौर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल और रात 10:30 बजे उसके बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज रात तिरुपति में ही रुकेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये आज का कार्यक्रम जो रहने वाला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। देखिए, मध्य प्रदेश में तो 4 चरणों के साथ ही चुनाव संपन्न हो गए थे। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार देखने को मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के, लेकिन अब जहां अंतिम चरण का भी प्रचार प्रसार कल थम गया है, तो उसके बाद जो ये दौरा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, ये कुछ विशेष कार्यक्रम में शामिल होने का है। तो मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर और तिरुपति जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को भी संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद शाम 5:50 पर इंदौर पहुंचेंगे। वहां देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का। रात 10:30 बजे आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लिए होंगे रवाना। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर आज रात तिरुपति में ही रुकेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, ये कार्यक्रम रहने वाला है और इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी से। सूरज, क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का? देखिए अंजलि, चुनाव का जो प्रचार प्रसार का शोर है वो अब थम चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 12:30 बजे बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं उसके बाद वो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद शाम में करीब 5 बजे इंदौर जाएंगे और इंदौर जाकर देवी अहिल्याबाई की जो 300वीं जयंती है उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाएंगे, जहां पर करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे और आज वहां पर रुकेंगे वो और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव कहीं ना कहीं चुनाव लगभग 2 से 2.5 महीने लगातार प्रचार प्रसार किए। इसके बाद अब लगातार प्रचार प्रसार के जो शोरगुल थम चुका है। 1 जून को 7वें चरण के चुनाव होने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सबसे पहले मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे, फिर इंदौर जाएंगे, इंदौर के बाद तिरुपति। तोड़ रिकॉर्ड तोड़ प्रचार तो देखने को मिला ही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का और ये जो सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से। देखिए, भदभदा बस्ती के विस्थापितों को मिलेगा पीएम आवास। कलखेड़ा आवासीय परियोजना में मिलेंगे विस्थापितों को आशियाने। और मैं आपको बता दूं कि एनजीटी के आदेश पर 386 घरों की बस्ती को तोड़ा गया था कुछ महीने पहले और अब उस पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। निगम ने विस्थापितों से मार्जिन मनी जमा करने को कहा है। नगर निगम बस्ती में ही अभी तक लगातार शिविर लगाकर रह रहे थे लोग और अब तक केवल 2 हितग्राहियों ने ही मार्जिन मनी की राशि जमा कराई है। हाँ, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर होंगे आवास अलॉट। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भदभदा बस्ती के विस्थापितों को अब पीएम आवास मिलेगा। कलखेड़ा आवासीय परियोजना में मिलेंगे विस्थापितों को आशियाने। इससे पहले कुछ महीने पहले एनजीटी के आदेशों पर 386 घरों की बस्ती को तोड़ा गया था। निगम ने विस्थापितों से मार्जिन मनी जमा करने को कहा है और नगर निगम बस्ती में ही लगा रहे हैं शिविर और अब तक केवल 2 हितग्राहियों ने मार्जिन मनी की राशि जमा कराई है और ये जो आवास अलॉट किए जाएंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होंगे। क्या है पूरी खबर, जानते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी से। सूरज, भदभदा का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा था, अब राहत की खबर मिल रही है, उससे जुड़ी क्या जानकारी है इस पर? जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर भदभदा का जो मुद्दा है वाकई कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना रहा था। उसका कारण ये है क्योंकि जिस तरह से भदभदा में जो अवैध बस्तियां थी उनको गिराया गया था, उसके बाद ही लोग आवास की मांग कर रहे थे। सरकार ने जो है आवास देने का वादा भी किया था और अब जो है मार्जिन मनी जमा करवा के नगर निगम के द्वारा आवास देने की कवायद शुरू हो गई। अभी तक केवल नगर निगम जो है अपना सिविल लगा रहा है। अभी तक केवल 2 लोगों ने मार्जिन मनी जमा की है, जहां पर उन्हें आवास देने का जो पत्र है वो सौंपा गया है। लेकिन बड़ी बात अंजलि एक और मैं आपको बता दूं कि भदभदा में जहां पर बस्ती गिराई गई थी वहां से जो मलबे
लंबे हैं उन्हें अब साफ किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के आवास गिराए गए तो वो आकर यहाँ पर विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें आवाज नहीं दिया गया, हमें जो वादे किए गए थे वो नहीं किया गया। यही कारण है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है और किसी प्रकार से लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उसका कारण ये है ताकि जो नगर निगम अपना कार्य कर रहा है उस कार्य में किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। आप तस्वीरें देखिए, उसी स्थान में मौजूद हूँ जो भदभदा जो बस्ती है जहां के लिए ये रोड अंदर जाती है, मैं ठीक उसी स्थान पे मौजूद हूँ। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। बिल्कुल विरोधाभास देखा जा रहा है विस्थापितों के मन में और उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सूरज, ये बताइएगा कि तकरीबन क्या सभी विस्थापितों को आवास अलॉट होने हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर होंगे आवास अलॉट, तो क्या कुछ लिमिटेड आवास ही बनाए जाएंगे? देखिए, नगर निगम ने जरूर यह कहा है कि पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ का मतलब ये है कि जो लोग पहले आएंगे और मार्जिन मनी जो पहले जमा करेंगे उन्हें आवास का जो पत्र है वो सौंपा जाएगा। फिर एक स्थान पे जहां पर आवास बने उन्हें वो आवास की घर की यानी चाबी दी जाएगी। लेकिन मार्जिन मनी 2 लोगों ने अभी तक जमा की है। मार्जिन मनी मतलब कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ पैसे जमा करवाए जाते हैं, नगर निगम अपने द्वारा जमा करवाता है लोगों से, क्योंकि जो लोगों के जिन लोगों का घर गिराया गया था, अंजलि ये भी बता दूं कि उनको 1-1 लाख रुपए का बाकायदे चेक भी दिया गया था। ऐसे में आवाज लेने के लिए जो मार्जिन मनी है, जब तक वो मार्जिन मनी जमा नहीं करेंगे तब तक नगर निगम किसी प्रकार से आवाज नहीं देगा। तो मुआवजा दिया जा चुका है और अब बंदोबस्त भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एमपी के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिए हैं बड़े संकेत। उन्होंने कहा कि एमपी की सड़कों में जल्द दौड़ेंगी सरकारी बसेस। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हम लोग वो रूट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर बस के चलने से लोगों को सुविधा मिलेगी और हमारा विभाग घाटे में भी नहीं जाएगा। कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी बड़ी शुरुआती दौर में है वो, लेकिन हम इस पर काम करेंगे और इस सिस्टम को हम जिंदा करेंगे। तो देखिए, परिवहन हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम विभागों पर काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगली खबर शिक्षा से जुड़ी है। भोपाल में एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच की जाएगी। इसके लिए एक दल में तहसीलदार और प्राचार्य समेत 4 सदस्य रहेंगे। वो देखेंगे कि जबरन पेरेंट्स से ज्यादा फीस तो नहीं ली जा रही, उन्हें किसी खास दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री लेने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। और इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर फीस स्ट्रक्चर को 8 जून तक पोर्टल पर अपलोड न करने वाले स्कूल्स पर जुर्माना लगाने को कहा है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावक को विशेष दुकानों से ही सामग्री खरीदने पर मजबूर किया जाता है और उसी को देखते हुए अब ये बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है एमपी सरकार। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल के कैदियों ने अपने हुनर से लाखों रुपए कमा लिए। सही सुना आपने, जेल की 4 दीवारों में कैद बंदियों द्वारा किए जा रहा कारीगरी का काम खूब पसंद किया जा रहा है और दूसरे सरकारी विभाग भी हुनरमंद कैदियों से काम ले रहे हैं। जबलपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों ने पिछले 3 माह में ही 75 लाख रुपए की कमाई कर ली है। और देखिए एक खास रिपोर्ट इस पर। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी बड़े कारखाने की है और काम कर रहे ये लोग हुनरमंद कारीगर हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये किसी कारखाने की तस्वीर नहीं, बल्कि जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की तस्वीरें हैं। और काम कर रहे ये लोग सजाए याफ्ता कैदी हैं। जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों को हर वो कला सिखाई जाती है जिसमें उनकी रुचि होती है। इसलिए जबलपुर के सेंट्रल जेल में फर्नीचर से लेकर वेल्डिंग, हैंडलूम, पावर लूम, सिलाई और प्रेस प्रिंटिंग तक का काम कैदियों को सिखाया जा रहा है। हर कारखाने में कैदी काम सीखते भी हैं और सीखने के बाद दूसरे कैदियों को सिखाते भी हैं। और इस काम से जो आमदनी होती है वो सीधे बंदियों के खाते में जाती है और जेल प्रशासन की भी कमाई हो जाती है। विस्तार न्यूज की टीम ने जेल में काम कर रहे बंदियों से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने काम से खुशी जाहिर की। साथ ही ये भी कसम खाई कि जिस गुनाह की सजा वो काट रहे हैं उसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में आने वाले हर अपराधी को सुधारने का एक मौका जरूर दिया जाता है और इसलिए जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों को हर तरह की मदद उपलब्ध कराई जाती है। जिस कैदी की रुचि
जिस भी काम में होती है उसे वही काम करने के लिए दिया जाता है। इसके बदले कैदियों को 94 रुपए प्रतिदिन से लेकर 154 रुपए प्रतिदिन का मेहनताना भी दिया जाता है। कैदियों के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है उसे खुले बाजार में भी बेचा जाता है। यही वजह है कि जबलपुर जेल प्रशासन ने पिछले 3 महीनों में ही बंदियों के द्वारा किए गए कामों से 75 लाख रुपए की आमदनी कर ली है और हर महीने तकरीबन 1300 कैदियों के द्वारा काम किया जाता है। यहाँ जितने बंदी, समस्त बंदी जो काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं प्लस अन्य काम भी करते हैं, उन सारे में वो उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। और करीब इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च अगर तीनों का मैं आंकड़ा देखूं तो 75 लाख रुपए हैं जो बंदी पारिश्रमिक के रूप में उनके प्रत्येक बंदी के खाते में, जैसा जिसने अर्जन किया है वैसे उसके खाते में गए हुए। कुल मिलाकर कहा जाए कि जेल प्रशासन की ये पहल सराहनीय है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। जेल से छूटने के बाद ये बंदी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का काम जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां शारजाह से आ रहे एक यात्री के पास से सोना बरामद किया गया है। यात्री के चार्टर से यह सोना बरामद किया गया है। यात्री शारजाह से एयर इंडिया की फ्लाइट से इंदौर आया था, जिसके बाद सूचना के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। और बता दें कि सोने का अधिकारियों की नजरों से बचाने के लिए उसने उस पर रेडियम की पॉलिश की थी। और खास बात यह है कि जिस एयरपोर्ट में सोना छिपाया था वो चालू था। कस्टम विभाग ने लगभग 80 ग्राम से ज्यादा सोना और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं और यात्री के खिलाफ अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो कस्टम विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, लगातार इस तरीके की तस्करी की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है और उसी पर ये अपडेट इंदौर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन के परमधाम आश्रम के स्वामी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने महंत सुरेशानंद को गिरफ्तार कर लिया है। महाकाल पुलिस ने आरोपित महंत को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश जारी हो गए। वहीं पुलिस मामले में एक और आरोपित की तलाश करने में जुटी है और मामला 2023 का है, जहां एक आश्रम पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में सुरेशानंद ने अपने साथी के साथ मिलकर एक अन्य संत को धमकाया था। परमधाम आश्रम के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये यहाँ पे एक संत है बोधानंद जी, जिनका इसके पड़ोस में होटल संचालक के साथ में विवाद हुआ था, जिसमें भी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद संपूर्णानंद जी महाराज, जो कि इसके संरक्षक थे, वो यहाँ पर आए और बोधानंद जी को आश्रम से हटाया गया था और एक अन्य संत को वहाँ पर बैठाया गया था। अब चूँकि सुरेशानंद जी काफ़ी दिन से फरार थे, आज पुलिस ने उनको पकड़ा है और माननीय न्यायालय के आदेश से उन्हें भैरवगढ़ जेल दाखिल करवाया है।